उसका लेक्चर नहीं देखा क्योंकि अभी वो चल रहे ना लाइक वाइवास वगैरह, इसलिए। यार ये कब का लेक्चर अपलोडेड है, ये बताएं जरा मुझे, आपने कब नोट किया इसको? आज मैंने आपको बोला था मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आप लोगों ने लेक्चर ही नोट नहीं किए हुए। अब आप इसमें क्या स्टडी करेंगे? जी मजाक लगाया हुआ यार आप लोगों ने। एनी हाउ मैंने इस लेक्चर में अपलोड किया हुआ, इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल वगैरह दिए हैं सॉल्व करने के लिए, उसी चीज में आज उनका मैंने सिर्फ सोल्यूशन बताना था। ठीक है, पहली जो चीज है इसको कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों ने पढ़ना तो है नहीं जो भी है। इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें ये था कि कंसीडर करना था कि पीएन जंक्शन डायोड जो है, आपका जो डायोड है, जाहिर सी बात है आपका जो पीवी पैनल्स हैं वो आपके डायोड के बिहेवियर से मॉडल किए जाते हैं। ठीक है, उसकी इक्वेशन को यूज़ करके तो हमने ये फाइंड आउट करना था कि जो डिपेंडिंग ऑन द करंट हाउ मच ओपन सर्किट वोल्टेज या सर्किट वोल्टेज विल बी देयर, मतलब डायोड की वजह से या जो भी पीवी सेल है किसी एक सेल के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर अ पीएन जंक्शन डायोड एट 25 डिग्री सेल्सियस with the reverse saturation current of about 10 to the power minus 9 ampere, and you have to find the voltage drop across the diode when it is carrying the following currents। ये कंडीशन है आपके पास। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि नो करंट में कितना ओपन टर्मिनल वोल्टेज आएगा, 1 एम्पेयर पे कितना आएगा और 10 एम्पेयर पे कितना आएगा, एंड देन यू हैव टू एनालाइज द वोल्टेज बिहेवियर। तो नॉर्मली जो बेसिक मॉडल है, यहाँ पे मैंने जो लेक्चर है इसमें स्टेप बाय स्टेप मॉडलिंग के एक्सपेक्ट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले एक आइडियल कंडीशंस में डिस्कस किया जिसमें हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो एक बेसिकली डायोड की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या है जिसको हम यूज़ करके सोलर पैनल्स के बिहेवियर को हम मॉडल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इसको शॉकली डायोड इक्वेशन कहते हैं। इससे यह है कि डायोड की करंट जो फ्लो होगा डायोड में से वो डिपेंड करेगा उसके टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर, एंड देन वी हैव अ कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू है तकरीबन 1.381 10 टू द पावर माइनस 23 जूल्स पर केल्विन, and then we have a junction temperature which is given in Kelvin. Okay, and then we have a Q over here, the variable, which is also constant, represented as electron charge. So we have the value over here 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. All right, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो VD voltage, okay, obviously you have to find it out if the current is given, and if the VD voltage is given then you if the current is given then VD has to be find out, or if VD is given then you have to find out the current। okay, उसके बाद आपके पास जो saturation current यहाँ पे given है, this is the saturation current which is flowing in the reverse biasing direction of the diode। ठीक है, based on this parameter we can define this characteristic, rather Hoare characteristic of the curve। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कर्व है that is against the voltage across the diode which is represented as VD diode voltage, and the current that is flowing through the diode। all right, so we will use this equation। okay, तो यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको बताए थे एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसको आप इंसर्ट करें तो आपके पास वैल्यू आती है 38.9। so we can use this equation to solve the problem, very simple। then in open circuit केस में आपके पास जो ID है वो 0 है, because if VD is 0, okay, if VD is 0 then obviously your ID is also 0। so e की power 0 is 1, which is 1 minus 1 is equal to 0। उसके बाद जो सेकंड केस है, सेम इक्वेशन वी विल यूज। इसमें सिंपल आप इसको इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VD। over here you can just simply divide it by I naught, minus 1 will goes over there to plus 1, and to remove the e you have to take natural log, okay, and then it's just a constant over here।
So simply you just put the values. ID is here 1 and I naught is 10 to the power minus 9. Okay, तो इस सूरत में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इस सूरत में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वोल्टेज की VD की, that is about 0.532 volts. And if we have the current ID 10 amperes, so we have the VD voltage of about 0.592 volts. ठीक है, अब आपके पास 3-4 वोल्टेजेस की वैल्यूज आई हैं, तो इसको जरा कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करके बताएं क्या है इसका आंसर, मतलब क्या हमने ऑब्जर्व किया चीज के ऊपर। सर यानी कि जो हमारे पास जो वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम आएंगे, ऑलमोस्ट सेम आएंगे, इसके अलावा फर्दर और सर जो ओपन वोल्टेज है उस पे 0 आएंगे, ओपन सर्किट में उस पे 0 आएंगे। एंड इसके अलावा थोड़ा सा एलैबोरेट करें एनालिसिस को, कौन बताएगा? सर जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो VD की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। किस लिहाज से? सर एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली, वेल दो वैल्यूज से आप एक्सपोनेंशियली का तो फैक्टर नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी है। वोल्टेज के लिहाज से करंट आपका एक्सपोनेंशियल होता है, यस, वाइस वर्सा एज वेल, बट व्हाट मोर? इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ करंट कितना चेंज हुआ है। सो फ्रॉम अबाउट 10 टाइम्स जो फैक्टर है इसका चेंज हुआ है, ठीक है, करंट आपने इंक्रीज कर, लेकिन आपके वोल्टेज में कितना चेंज आया है? पॉइंट का फर्क सर, पॉइंट्स का फर्क है, 0.6 कर लें अप्रोक्सीमेट, यस 0.06 हो जाएगा ना, 0.06 यस सर। 0.6 हो जाएगा। तो आपने ये चीज देखा कि अगर आपका जितना भी ज्यादा करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वोल्टेजेस जो है आपके रिलेटिवली कांस्टेंट या उसमें जो चेंज है वो बहुत कम होगा, ठीक है। और इससे हमने एक और चीज चेक की है कि जो फॉर एग्जांपल ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास डाटा गिवन था, उसके बिहाफ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें कि सिलिकॉन का अगर मोनोक्रिस्टलाइन या सिलिकॉन पीएन जंक्शन नॉर्मल है, तो उसका जो हम वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं नॉर्मल, वो अबाउट कितना लेते हैं? 0.6, ठीक है, ठीक है, यस सर, यानी कि 0.7 की होता ना, 0.6 होता है ना अमूमन। कितना डालते हैं आप जब डिजाइन करते हैं डायोड बेस? आपने क्या चीज डिजाइन की है बताएं? सर 0.7 तक या डालते हैं? 0.7 तक जाता है, सॉरी 0.7 तक, ठीक है, हाँ 0.7 तक रिलेटिवली आप कह सकते हैं, ठीक है, वो उसमें प्रैक्टिकली टॉलरेंस होता है उसमें नॉर्मल, लेकिन आपकी जो थ्योरेटिकली वैल्यू अगर आप कह लें नॉर्मल सिलिकॉन, वो अबाउट 0.6, यस 0.6 to 0.7 होगा वैल्यू, ओके। सो डिड यू ऑब्जर्व दिस बिहेवियर प्रैक्टिकली? यस सर। बताएं क्या बनाया था, किस तरह टेस्ट किया था इसको? वन डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया था, रेक्टिफायर बनाए थे, फुल ब्रिज और सिंगल ब्रिज। रेक्टिफायर बनाया था, डायोड रेक्टिफायर? यस सर। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की थी, उसमें कितना, क्या फैक्टर को हम कैसे कंसीडर करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेंटर टेप अवेलेबल है ±12 का, मतलब 12 44 वोल्ट है टोटल, 12 वोल्ट आपका सेंटर टेप है, तो उसमें आपकी पीक वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होती है? डिड यू मेजर द डिफरेंसेस, मतलब ये डिफरेंस आपने मेजर किया था या इसको ऑब्जर्व किया था कि नहीं? ये सर किया तो था कि मैं 0.7 के बाद से कंडक्शन हो रही थी। 0.7 के बाद कैरेक्टरिस्टिक कंडक्शन होगी, ठीक है। चले
ये आपने शायद लैब में भी परफॉर्म किया होगा, जहाँ तक मैं याद पड़ता है पहली 2 लैब्स इसी चीज के ऊपर थी, दूसरी या नहीं तीसरी। नहीं सर, 6 या 7 लैब थी। डायोड बेस्ड, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की। यस सर, यस सर। अच्छा, एनी हाउ। अच्छा, अभी अब लेक्चर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फेज में मैंने आपको बताया था कि जो पीवी मॉडल है आपका सोलर पैनल्स का या फोटोवोल्टाइक का सेल का, उसको हम किस तरीके से मॉडल करते हैं। तो मोस्ट बेसिक कंडीशन जो आइडियल कंडीशन के हम कहेंगे तो वो एक एज अ करंट सोर्स होगी, जिसकी रेडिएशन जो जिसकी करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा उसकी रेडिएशन के ऊपर, ठीक है। प्लस उसके पैरेलल में आपके पास जो है डायोड एक कनेक्टेड हो जाएगा इन पैरेलल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड हियर यू कैन कनेक्ट द लोड। इस एग्जांपल्स के ऊपर अगर आप देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिहेव को जो भी आप ड्रॉ करेंगे लेटर ऑन, इसमें हमने इसको आइडियल कंडीशन लिया, इसमें कोई लीकेज रेजिस्टेंस या वायरिंग की रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। और उसके बाद जो लेटेस्ट स्टेजेस हैं उसमें हमने उसको कंसीडर किया है और उसमें ये भी डिफाइन किया है कि किस सूरत में उन रेजिस्टेंस को हम मॉडल में ऐड अप करते हैं। इसमें 2 मेन कंडीशंस हैं, एक तो शॉर्ट सर्किट करंट है और एक आपके पास ओपन सर्किट वोल्टेजेस हैं, ठीक है। तो सेकेंड, ये थोड़ी सी कंपैरिजन है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशन यहाँ पे की हुई है। तो अल्टीमेटली जो आपके पास जो सिंगल पीवी सेल की अगर आपके पास जो इक्वेशन आती है, ठीक है, so that would be like this current is the output current, this is the short circuit current capability of the PV cell, this is the saturation current, obviously this is the equation of diode current। तो वो इक्वेशन यहाँ से ड्रॉ किया, सिंपल हमने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई किया है उस डॉट के ऊपर, ओके। और इसी इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेजेस, ऑलराइट। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, कंसीडर अ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फोटोवोल्टाइक सेल with reverse saturation current of about 10 to the power minus 12 ampere per centimeter square. In sun, it produces a short circuit current of 40 milliampere per centimeter square. This is also given at 25 degree Celsius. इस पे आपने फाइंड आउट करना है कि ओपन सर्किट वोल्टेज एट फुल सन एंड अगेन एट 50% सनलाइट, एंड यू हैव टू प्लॉट द रिजल्ट्स। तो हम उसी इक्वेशन को यूज करेंगे जो पहले हमने जो भी मैंने अभी आपको इक्वेशन दिखाई है करंट की आई की। उसमें यह है कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करें सैचुरेशन करंट ऑफ द होल सेल। तो सिंपली आप उसकी जो पर एरिया जो उन्होंने दिया है उसके मुताबिक उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 टू द पावर माइनस 12 इज मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, तो टोटल जो सैचुरेशन करंट आ गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसे आप कहते हैं, दैट वुड बी 1 into 10 to the power minus 10 एम्पियर, ओके। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है उसके बाद हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज जो फैक्टर है उसको 38.9 से रिवर्स किया तो ये उसका फैक्टर आपके पास आ जाता है। इक्वेशन हमारे पास वही है जिसमें चार्ज कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन लॉ है एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपके पास। तो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आपके पास 4 है एंड देन यू हैव द सैचुरेशन करंट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10। तो आपके पास जो ओपन सर्किट वोल्टेज इस कंडीशन पे आएगा दैट वुड बी 0.627 वोल्ट्स, ओके। अब now the next part is if you have a short circuit current which is also proportional to the solar intensity। जब आप उसकी इंटेंसिटी को हाफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो शॉर्ट सर्किट करंट है दैट वुड आल्सो बी हाफ, ठीक है। So here you have this again same equation and simply just insert 2 and then you can see the value over here is 0.610 volt।
हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। चले, यहाँ हमने ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, एट शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 2 एज वेल। चले मुझे आइडिया दें कि अब हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, आई और वी कर्व को। बताएं। जी, बताएं। सर वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर लेंगे, मतलब उससे फिर हम क्यों भाई? रेजिस्टेंस को वेरी कर, आईवी कर्व सर प्लॉट करना है ना हमें, हाँ, तो सर मतलब जैसे अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे उस हिसाब से। यार आपके पास सिंपल, आपने सेल, एक सेल गिवन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करना है, तो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है। इसमें आप एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे करंट को। तो वाई यू वोल्टेज की वैल्यू अज्यूम कर लें फ्रॉम 0.1 to 0.6 या 7, एंड देन यू कैन सिंपली प्लॉट दैट वैल्यू। ठीक है, लोड तो अभी कनेक्टेड नहीं है ना, स्क्रीन शेयर्ड है इस वक्त आपके पास कि नहीं? यस सर। ठीक है, सिंपल एक इक्वेशन आपके पास गिवन है करंट की, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो हम एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज को हम इंसर्ट करते हैं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो डिटरमाइन द करंट इक्वेशन। ओके, तो डिफरेंस अगर आप यहाँ नोट का डाउन करें तो देखें, रेडिएशन की वजह से, चेंज होने की वजह से आपकी जो अमाउंट ऑफ करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज क्वाइट रिड्यूस्ड, ऑलमोस्ट हाफ। लेकिन अगर आप ओपन टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो वो इतना ज़्यादा आपका रिड्यूस नहीं होता, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे इफेक्ट्स को देखें, तो रेडिएशन इफेक्ट आपको एनालाइज करना है, फिर आपने ये देखना है इसका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा। तो वो जरा बताएं मुझे, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, उसके ऊपर किस तरह इफेक्ट करेगा? सर फुल सन में तो फुल टेम्परेचर होगा, हाफ सन में जो होगा वो उसका 50% हो जाएगा। देखो ये दो चीजें याद रखना, रेडिएशन और टेम्परेचर दोनों सेम चीजें नहीं है। ठीक है, रेडिएशन के बाद थर्मल हीट प्रोड्यूस जरूर होती है, लेकिन सोलर पैनल जो है वो थर्मल हीट के ऊपर काम नहीं करता, वो रेडिएशन के ऊपर काम करता है। ओके, ओके सर। आगे चलें, बीच में भी न्यूमेरिकल आ गए हैं, मैं बीच में एक कर्व दिखा दूं आपको फॉर दिस एग्जांपल। इसमें कर्व आपको रिप्रेजेंट किए गए यहाँ पे थोड़े से, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो रेडियंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अबाउट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है बिटवीन 75 डिग्री सेल्सियस टू 50 एंड देन 25 डिग्री सेल्सियस। आप नोट डाउन करें कि हमारे जो करंट का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, इस जगह, यहाँ पे टेम्परेचर के इफेक्ट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतना ज़्यादा। ठीक है, अगर आप इसको जूम इन करें तो रिलेटिवली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी एट हायर टेम्परेचर पे। तो जो अपर कर्व है, थोड़ा जूम नहीं हुआ यहाँ पे, तो अपर कर्व है दैट इज अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस, और एट द बॉटम पे जो होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा, बट द वेरिएशन आर वेरी वेरी लो। ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द वोल्टेज इफेक्ट, तो कंपेयर टू मिड पॉइंट, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है। तो 25 डिग्री के ऊपर आपके पास वोल्टेज जो रेंज है वो एक्सीड करेगी। ओके,
और जो हायर टेम्परेचर होगा उस पे आपकी जो वोल्टेज रेंज है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, तो जब ये वोल्टेज रेंज चेंज होती है तो ऑब्वियसली आपका जो ये मैक्सिमम पावर पॉइंट का जो पॉइंट है दैट इज आल्सो वेरी। बात समझ आ रही है? यस जी, बात सर। समझ आई यहाँ तक? ठीक है, आपकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो किस पॉइंट के ऊपर होती है? दिस इज एट अबाउट दिस पॉइंट। ऑलराइट, तो ये वेरिएशन यहाँ पे अकर हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एज वेल। तो अगर मैं अभी सवाल पूछूं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको किस टेम्परेचर पे मिलेगी तो बताएं क्या होगी वो वैल्यू? सर 25 पे मिलेगी। 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोल्डर टेम्परेचर पे आपका पैनल ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। इट गिव यू बेटर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू हॉटर वेदर। ये आखिरी एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि पीवी पैनल की। उसमें हम देखेंगे एफिशिएंसी किस तरीके से यानी कि उसकी पावर प्रोडक्शन है वो किस तरीके से कम हो रही है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीवी पैनल या पीवी सेल। ऑलराइट, यहीं पे एक कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन का बताया हुआ है, रेडिएशन डिफरेंट रेडिएशन के ऊपर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो आप ये देखेंगे इसमें रेडिएशन की वजह से वोल्टेज में इफेक्ट जो है वो कम है। ठीक है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ जो शॉर्ट सर्किट करंट कैपेबिलिटी है दैट इज क्वाइट हायर और सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। सिमिलरली जो आपके पास जो पावर पॉइंट का जो कर्व होगा दैट विल बी एट दिस लेवल पे होगा। तो नॉर्मल आपका जो एमपीपीटी वोल्टेज जो होगा इस केस में दिस इज अबाउट रिमेन द सेम। ठीक है, लेकिन इसमें जो हर रेडिएशन की वजह से आपके पास जो एमपीपीटी में जो करंट का लेवल होगा वो चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? ऑन द अदर हैंड ऑफ यस सर। टेम्परेचर पे बात करेंगे तो आपका जो वोल्टेज लेवल होगा वो चेंज हो रहा होगा, लेकिन आपका जो करंट है वो ऑलमोस्ट द सेम। तो इस लिहाज से हमें ये पता है चल रहा है कि हमारे जो हायर पावर प्रोड्यूस होगी वो लोअर टेम्परेचर पे होगी, और अगर हमने रेडिएशन के लिहाज से देखना है तो हमारी रेडिएशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है। ये वीडियो किसकी ऑन हुई है? वीडियो बंद रखें अपनी। ओके, बात क्लियर हो गई या इसमें किसी ने पूछना है सवाल? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। चलें, अभी हम मॉडलिंग के ऊपर बात कर रहे थे। अभी जो हमने मॉडल किया है इसको थोड़ा रिवाइज करें। मैंने अभी क्या समझाया मॉडलिंग के प्रोस्पेक्ट से? जी हसन बताएं। सर इसमें रेडिएशन का आएगा अभी अभी के सनलाइट जैसी हमारे पास आएगी तो जो हमारी रेडिएशन होगी वो ये कम मॉडल आपके सामने है, हो जाएगी, दिस इज लेकिन अ फोटोवोल्टाइक इक्विवेलेंट सर्किट। सर ये अभी जो हम लोग क्या physical- कर रहे हैं, हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, न्यूमेरिकली भी इस चीज को देख रहे हैं कि हम पीवी सेल को मॉडल कैसे कर सकते हैं फॉर आवर एनालिसिस। सो द क्वेश्चन इज हाउ डज अ पीवी सेल बिहेव एंड हाउ वी कैन एनालाइज इट। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, पहले केस में हमने आइडियल कंडीशन ली है, उसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी इट इज लाइक अ इंजेक्टिंग एज अ करंट सोर्स। ठीक है, और जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आता है दैट इज डिपेंडिंग इस बिहेवियर, यूं कह लें इस तरीके से है कि इसका डायोड का बिहेवियर वो रिप्रेजेंट करता है। उसमें हमने दो चीजें देख ली, इसका शॉर्ट सर्किट बिहेवियर, ओपन सर्किट बिहेवियर। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि इसकी रेडिएशन का और टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट आता है। ओके,
लेकिन ये एक आइडियल रिस्पॉन्स है। इसमें अगर लेट्स अज्यूम हम एग्जम्पशन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपने पावर को इंक्रीज करना है, यू कैन कनेक्ट देम इन सीरीज और यू कैन कनेक्ट देम इन पैरेलल। लेट्स अज्यूम दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक सेल है जिसकी वो कंप्लीटली शेडेड है, और एक सेल ऐसा है जिसके ऊपर जो लाइट है वो कंटिन्यूस फुल लाइट इंटेंसिटी के साथ फ्लो हो रही है। जिसके ऊपर शेड है उसमें जो करंट है वो क्या होगा आपका? जीरो। जीरो, ठीक है। और जो करंट आपके पास जो फुल सनलाइट में है वो आपको मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट प्रोवाइड करेगा, ऐसे ही है। तो थ्योरेटिकली सर्किट में क्या करंट फ्लो होना चाहिए? बताएं। सर 0 एम्पियर। 0 एम्पियर होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। थ्योरेटिकली क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, या तो शॉर्ट सर्किट करंट हो या जीरो हो, लेकिन चूंकि ये जीरो प्रोवाइड कर रहा है तो थ्योरेटिकली हमारे यहाँ जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो सोलर सेल ऐसे बिहेव नहीं करता। सो आपका जो आइडियल मॉडल है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस सिनेरियो। सो दे आर सम सॉर्ट ऑफ लीकेज रेजिस्टेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर कंबाइन हो तो वो ज्यादा होगी, और अगर हाफ होगी, मतलब एक सेल है तो थोड़ी सी कम होगी, बट द करंट विल फ्लो, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ पैरेलल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द डायोड, या जो सोर्स है। अगर ये करंट आपके पास जीरो है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप इस आरपी की वैल्यू रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, लेकिन डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फ्लो नहीं करेगा। सो वी हैव टू मॉडल अ रेजिस्टर इन पैरेलल। तो इस सूरत में आपके पास जो करंट है, जो मेन सर्किट का करंट है, वो आर के थ्रू फ्लो करेगा। बात समझ आ गई? ओके, इसकी डेरिवेशन यहाँ की हुई है थोड़ी सी, ये क्वेश्चंस वगैरह को आप देख लीजिएगा। तो अभी जो हमने पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व में थोड़ी सी चीज समझा दूं, फिर हम इसको न्यूमेरिकल में जाते हैं। अच्छा जी, कर्व पे इस पे क्या इफेक्ट आएगा? जो फॉर एग्जांपल जो अपर कर्व है हमारे पास, दिस वन, दिस इज एन आइडियल कर्व इन विच वी हैव आरपी एज इंफिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू है, और आर एस है वो जीरो है। ये मैं बताता हूँ आर एस क्या वैल्यू कहाँ से आई। तो now the question is what is the effect of RP on the characteristic curve? आप लोगों ने जो पीवी सेल की कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर आपने ड्रॉ किया होगा लैब में, जो आपने परफॉर्म की थी, उसमें आपने ये देखा होगा कि एक फिक्स अमाउंट तक आपका जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है। आइडियली में ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो लेट्स से अप टू दिस पॉइंट इट इज 4 एम्पेयर, लेकिन इन रियलिटी यू हैव सम डिफरेंस, समथिंग लाइक दिस। तो ये बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ आरपी। और इसकी वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? जस्ट बिफोर द नॉन लिनियरिटी रीजन अपेयर, यहाँ पे अगर आप कहते हैं इसके बाद से नॉन लीनियर बिहेवियर है, इसके ऊपर आप दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ आप स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर दें तो वो वैल्यू ऑफ आरपी हो जाएगी। ओके, बात समझ आई? तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन एप्लीकेबल होगी वुड बी लाइक दिस। तो स्लोप ऑफ अ लाइन की इक्वेशन क्या होती है? m इज इक्वल टू y upon x। y upon x, डेल्टा y होता है, डेल्टा y होता है कि नहीं? यस सर, चेंज। चेंज होगा ना। तो यहाँ पे अगर देखें जो चेंज ऑफ करंट लिया हमने, तो चेंज ऑफ करंट कैसे होगा? 4, लेट्स से 4 ओवर हियर, एंड एट दिस पॉइंट वी हैव 3.5, लेट्स से, तो आपका करंट कितना हो गया? 0.5, ऐसे ही है। तो डेल्टा आई, और अगर इसमें डेल्टा वोल्टेज अगर आप लेंगे तो ये तो ऑब्वियसली जीरो है, तो दैट्स व्हाई जस्ट टेक द वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट, यू कैन से दिस इज अबाउट 0.5। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लें तो वो आरपी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, बात समझ आ गई? यस सर। ऑलराइट, इसी तरीके से
अगर इस मॉडल को हम थोड़ा और एलैबोरेट करें, एक चीज़ होती है जो वोल्टेज आपका डायोड वोल्टेज होता है नॉर्मली, that is not the voltage that is appearing on the terminal. There might be, यूं समझ लें कि कुछ ड्रॉप्स आएंगे, लॉसेस आएंगे। तो यानी कि अगर आपके पास जो केबल कनेक्टेड है, जो मेम्ब्रेस जिसे कहते हैं, पीवी पैनल जो मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, वहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं, लाइंस हैं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इसको ये रिप्रेजेंट करता है, आरएफ। ठीक है, पिछली स्लाइड्स में मैं आपको एक बात बताना मिस कर गया हूँ, वो ये है कि अगर आपने प्रॉपर जो सिस्टम है इसको डिज़ाइन करना है, फॉर एग्जांपल ये जो ड्रॉप है इसको आइडियल की तरफ लेके जाना है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन, दिस इज योर डिज़ाइन कंडीशन। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके पास जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज है डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, सो दिस वोल्टेज एंड दिस करंट, जो आरपी की वैल्यू आप इस तरीके से डिज़ाइन करें, या मतलब सेल में ये इसकी वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि दैट शुड बी अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है सेल की वो इम्प्रूव या अच्छी क्वालिटी का आपका सेल है। ओके, बात समझ आई? इसी तरीके से अगर आपका जो आरएस की वैल्यू है हियर, अगर आरएस की वैल्यू जो यही जो ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट है, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसके 100 टाइम्स लेस है, यानी कि 0.01 टाइम है, तो आपकी जो इस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका जो इम्पैक्ट है कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर वो कम आएगा, और आपकी जो क्वालिटी होगी इसकी क्या कहते हैं सेल की, दैट इज मच बेटर। अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए जो आरएस की जो रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट किस तरफ आता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है जब ये डिके इफेक्ट होता है आपके डिकेइंग कंपोनेंट के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ आइडियल, you can say. So rp is infinity over here and rs is 0. So if you have rs value, the value is here not equal to 0, so आपका curve would be something like this. So you have some losses, you कह लें यहाँ पे इस तरफ आपके पास losses हैं जो सिस्टम में या सेल के अंदर अकर होते हैं। rs की वैल्यू आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, इट्स सेम मेथड कि जहाँ पे आपका नॉन लीनियर रीजन खत्म होता है, दिस इज लेट्स से नॉन लीनियर रीजन, ये आपके पास लीनियर बिहेवियर आएगा, यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन एज वेल विद द सेम मेथड। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस इज बिटवीन लेट्स से 0.41 to 0.612 समथिंग। ठीक है, दैट वुड बी द डिफरेंस वोल्टेज एंड द करंट, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके पास करंट है दैट इज 0 एट ओपन टर्मिनल वोल्टेज पे, जाहिर सी बात है इसका जो करंट है वो 0 होता है, and then you can only have single current value that is about 3.5 over here. So by solving this equation you can calculate the value of rs. बात क्लियर हो गई? जी बताएं। जी काशिफ सर ये आरएस का बताएं सर, ये क्या है? क्या आरएस समझ क्या आया? आपकी आवाज बहुत हल्की आई है मुझे, अभी मैंने क्या बताया बताएं। सर ये अभी आपने बताया ना कि जैसे आर जो ऊपर था वो कि आर पी जो था वो क्या था 100 टाइम इनटू वोल्टेज ओपन सर्किट अपॉन शॉर्ट सर्किट था। और आपने इसमें बताया कि जो आर एस होता है वो क्या होता है, वो लेस देन होता है, मतलब उसका जो 100 टाइम था तो ये 0.01 है, उसका भी 0.1% इंटू ओपन वोल्टेज और डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, जो भी हमारे पास ये पीवी सेल पर आएगा इसके क्या कहते हैं रेडिएशन से। बाकी सर ये आप ये आरएस का नहीं समझ आया, ये है क्या चीज, रेजिस्टेंस किस चीज की है? ये रेजिस्टेंस होती है इंटरनल कॉन्टेक्टर की। ठीक है, जो करंट फ्लो हो रही होती है जब वायर लगते हैं ना आपके डायोड के,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंटरनल पार्ट, यहाँ पे या जो भी सेल है इसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस आती है वायरिंग की, ठीक है, और जो करंट फ्लो, जो आपका मेन करंट फ्लो पाथ में जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, लॉसेज आते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जी सर। ओके जी सर। और ये जो मैंने बातें बताई ये आपको डिजाइन क्राइटेरिया के लिहाज से बताई हैं, जरूरी नहीं है ऐसा होता है, मैं ये बता रहा हूँ ऐसा अगर हो तो उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है, हम उसको अज्यूम करते हैं कि जो पीवी सेल जो है वो गुड क्वालिटी का है, जी ठीक है, ये डिजाइन क्राइटेरिया में रखा जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मार्केट से कोई पीवी सेल बाय करें उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बिहेव कर रही हो। ओके यस सर। बात समझ आ गई? अच्छा, मेन चीज आपको यहाँ पे ये चीज हम आनी चाहिए कि आरएस की वैल्यू कैलकुलेट करते किस तरीके से, ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ग्राफिकली। जब आप इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं, डिज़ाइन प्लॉट करते हैं, तो उसके तहत आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं ग्राफिकली मेथड से कि जो आर एस की वैल्यू क्या है। यहाँ इक्वेशन को ज़रा देख लीजिए, इक्वेशन किस तरीके से है, तो यहाँ सिंपली वोल्टेज अपॉन आई दैट इज इक्वल टू आर एस है, ठीक है, ओम्स लॉ की इक्वेशन इंप्लीमेंट है। और अगर आप आर पी की वैल्यू करें, ठीक है, सो दैट वुड बी 1 अपॉन आर पी है, यहाँ पर स्लोप जो है वो रिवर्स है, सो voltage upon I, then that would be RP. I think this is the same. This is also Ohm's law over here. Okay. लेकिन स्लोप की अगर जो बात करें, लाइन का स्लोप है दैट इज 1 ओवर RP. क्लियर? यस सर। ओके चलें, ये दो करेक्टरिस्टिक अगर आपने अगर हमने देखना है कि जो मोर प्रैक्टिकल जो मॉडल है आपके सेल्स का, दैट कैन बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज मोर प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ द सेल। इसमें आपके पास अगेन अ करंट सोर्स है which can provide a short circuit current, which provides the short circuit current, and then we have the diode in parallel to this source, then we have a RP, and then we have a RS resistance, ठीक है, and these are the our terminal, so positive and negative over here। इसकी जो इक्वेशन बनेगी it will be something like this। अब आप इस चीज को नोट करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, वेरी हाईली नॉन लीनियर इन अ सेंस कि आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे? जैसे पिछली हमने डायोड की इक्वेशन में किया था कि वीडी की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, उसके तहत यहाँ पे हम करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये पॉसिबल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर अमाउंट ऑफ करंट आपने फाइंड आउट करनी है, सो इटसेल्फ इट्स अ फंक्शन ऑफ करंट, ठीक है। How can you determine this current? Okay, here we can assume the value of voltage to calculate the current, but we cannot because this equation also need this amount of current as well. So ये recursive कह लें या इसके टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है, मुझे याद नहीं आ रही इस वक्त, लेकिन आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आइटरेटिव मेथड्स को यूज करके। तो नॉन लीनियर जो आइटरेटिव मेथड्स होते हैं उनको आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। So that is one of the way। other way around we can try to solve this equation using the spreadsheet method, यानी कि एक्सेल शीट को हम इस्तेमाल करके इस रिजल्ट्स को हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, यस सर। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि आपने प्लॉट करना है आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोलर मॉड्यूल, या यहाँ पे सोलर सेल की बात कर लें, सोलर सेल है, इसमें आपने कंसीडर करना है आर एस की वैल्यू इज अबाउट 0.05 एंड आरपी की वैल्यू 1 ओम। ओके, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट कर्व्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और इसका स्टेप्स ये होगा कि वी ट्राई टू यूज दिस टू इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ वी डी,
यहाँ पे जो फैक्टर ये आपने ऐड अप किया है VD डिवाइडेड बाय RP, दिस इज बिकॉज ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंस RP जो करंट फ्लो होगा सिस्टम में। ये हमारे पास डायोड की करंट की इक्वेशन है और ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है जो सप्लाई करते हैं सोलर सेल डिपेंडिंग ऑन द रेडिएशन। Once we find out the amount of current, we can then determine the terminal voltage by using this equation. So we can also plot against the VD, and then we all have already calculated the amount of current, and RS is constant over here. So we can draw this curve. Okay. So here we can by this we can use the spreadsheet. स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये मैंने प्लॉट करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, तो शॉर्ट सर्किट करंट का जो पैरामीटर है दैट इज अबाउट 4 एम्पेयर। जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है दैट इज अबाउट 1 × 10⁻⁻10। आरपी की वैल्यू जो है मेरे पास 1 है, 1 ओम, और आरएस की वैल्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 0.05। here we can also change this to 0.0, जो वैल्यू थी वो 0.05, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे नोट करें कुछ बिहेवियर यहाँ पे नॉन लीनियर मतलब सही बिहेवियर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ इक्वेशन को हमने उसको सिंप्लीफाई किया। एनी हाउ, तो ओवरऑल जो इसका बिहेवियर है दैट इज मोर और लेस व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो VD की वैल्यू है आप इंक्रीज करें फ्रॉम 0 टू अप टू 0.65 एंड देन here we implemented the equation, जो इक्वेशन करंट की इक्वेशन है। so we have a saturation current over here minus short circuit current, that is also this one is minus saturation current, and then we have the VD value over here, and then the current that is passes through the resistance RP we have over here, ठीक है। इस सेल में आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट आपके पास VD की वैल्यू, यू कैन जस्ट टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर नॉन लिनियरिटी कुछ बिहेवियर है कि ऑब्वियसली अगर आप देखें, अगर आपका VD का जो वोल्टेज है वो 0 है अगर, तो उस सूरत में आपका जो ड्रॉप है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट के एंड RS की वैल्यू के, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज जब आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट होता है उस वक्त आपका वोल्टेज जो होता है टर्मिनल वोल्टेज वो नॉर्मली 0 हो जाता है। ये जो एरर है यूँ समझ लें वो जो हमने अप्रोक्सीमेट किया इक्वेशन को, जिस तरीके से साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, उसमें ये मैथमेटिकल थोड़ा सा एरर है, ठीक है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. And if we make it quite low value, so we have similar result over here. अच्छा, यहाँ पे अगर सिर्फ चीज देखने की है कि कर्व पे इफेक्ट कहाँ से आएगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आरपी की वैल्यू 0 करता हूँ, इस कर्व को आप नोट डाउन करें। ओके, सॉरी 0 नहीं, इन्फिनिटी, इसको इन्फिनाइट करना है, ठीक है। इसको अगर हम इन्फिनाइट करेंगे तो देखें इसके जो कर्व की वैल्यू वो स्टेट हो जाती है exactly at the level of short circuit current. So here all the values are 4, okay. But if it is not infinity, it has some value, so you can see that the curve has shifted a little bit downward. Same RS की वैल्यू पे है this effect on this point, ठीक है। So if we reduce this or increase this value, something like this, so you can see the curve, the slope of the line changes in this direction, ठीक है। बात समझ आ गई? जी बताएं। Yes, sir. ओके,
Okay, this is all what you have to do in this exercise. जो next exercise है, that is about connecting the solar cells in series or in parallel to each other to increase the overall power that can be received, or you कह लें कि other way around we are formulating the PV module. Okay, तो इसमें जो एग्जांपल है इसमें हमने ये डिस्कस किया कि a PV module is made up of 36 identical cells all wired in series with one sun insolation. One sun insolation का मतलब है 1 kilowatt per meter square. Each cell has short circuit current that is about 3.4 ampere at 25 degrees Celsius, and its reverse saturation current is about 6 into 10 to the power minus 10 ampere. यहाँ पे जो हमारे पास RP की जो वैल्यू है वो 6.6 ओम है और RS की जो वैल्यू है वो 0.005 ओम है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द वोल्टेज करंट एंड पावर डिलीवर व्हेन द जंक्शन वोल्टेज ऑफ ईच सेल इज 0.5 वोल्ट. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये करना है कि सेट अप द स्प्रेडशीट फॉर I and V एंड प्रेजेंट अ फ्यू लाइंस ऑफ आउटपुट टू शो हाउ इट वर्क. तो मुझे बताएं इसे क्या क्या प्रोसीजर होगा कैलकुलेट करने का, और व्हाट शुड बी द वोल्टेज आउटपुट करंट एंड पावर डिलीवर्ड. बताएं. जी कासिम, बताओ इसका आंसर क्या होगा. कासिम, जी मिस सीरत आप बताएं. हाउ डू वी सॉल्व इट. लग रहा है इन सबकी एक्शन लगेगी. उसाफ अली खान आप बताएं. या जी सर. कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. आंसर क्या है, हाउ डू वी सॉल्व इट. प्रोसीजर बता दें कि 3 सेल्स जो हैं पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं और हमने इसका फाइंड आउट करना है टर्मिनल वोल्टेज करंट एंड पावर डिलीवर व्हेन द जंक्शन वोल्टेज ऑफ ईच सेल इज 0.5. सो वोल्टेज तो ऐड हो जाएंगे. यानी कितने वोल्टेज आ जाएंगे. 1.5 कह रहे हो. अगर 0.5 पे एक जंक्शन का या नहीं. नहीं सर, ये बन जाएंगे 63 पॉइंट समथिंग सर. 63 पॉइंट समथिंग. अच्छा 36 सेल्स को आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है 0.5 से, ऐसे. बताओ. जी सर. कहीं वोल्टेज ड्रॉप वगैरह कहीं नहीं आएंगे. तो 18 वोल्ट कह रहे हो. तो वोल्टेज ड्रॉप भी तो आएगा इसका. रेजिस्टेंस का RS का और RP की वजह से क्या इफेक्ट आएगा. जी मिस नताशा आप बताएं.
स्टेप बता दें, मेथोडोलॉजी बताएं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जी सर। इसी क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे हम? हाउ डू वी यूज इक्वेशन क्या इस्तेमाल करेंगे? सर इक्वेशन, सर मैंने लेक्चर लेट ज्वाइन किया है थोड़ा, मैं देख रही हूँ अभी ऊपर वाली स्लाइड्स। सर VOC फाइंड आउट करेंगे पहले। यस, VOC फाइंड आउट करेंगे, दैट्स गुड। 0.0257 ln ISC I नॉट इक्वेशन जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली, ठीक है, सिंपल जो उसाफ ने बात बताई कि आप सिंपली 0.5 को मल्टीप्लाई करें 36 से, बट दिस इज द आइडियल कंडीशन, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास RS की वैल्यू भी है और RP का इफेक्ट भी सिस्टम में आएगा, तो देन यू हैव टू कंसीडर दैट फैक्टर, ओके। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वही इक्वेशन जो अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल की है वो होगी, ओके, ठीक है। इट इज रिटन ओवर हियर। So what we have it here, first we calculate the amount of current के जो वो प्रोवाइड कर सकता है, that can be said as a short circuit current। तो यहाँ आपके पास जो पर सेल जो करंट है वो that is about 3.4 एम्पेयर। then we have this diode equation, ठीक है। हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, इस वजह से हम इसको इसी फैक्टर पे ले रहे हैं 38.9 पे। and then we have the effect of the parallel resistance। so here पर डायोड, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है पर डायोड की, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज में, तो ये अमाउंट ऑफ करंट जो है दोनों तमाम जो 36 सेल्स हैं वो बराबर होंगी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट आएगा सीरीज में वो 3.16 एम्पेयर आ जाएगा। और अगर आपके पास 36 सेल्स हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई, हम सिंपल VD वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 सेल्स से, लेकिन हमने उसमें से माइनस करना है वो ड्रॉप जो RS के अक्रॉस आएगा। So it will not be exactly 18 volts, yes, but it will be a little bit less than that. So that is about 17.43 volts here, ठीक है। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। और अब इसमें हमने पावर कैलकुलेट करनी है। how do we calculate that? VI था। तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे VI, वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा। वोल्टेज हमारे पास 17.43 और करंट हमारे पास 3.16 है, ठीक है। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट पावर निकल रही है वो 55 वाट आ रही है, ऑलराइट। अब हम ये कह सकते हैं कि जो पैनल है हमारे पास वो 55 वाट का पैनल है। बात समझ आई? यही चीज अगर हम Yes, करें स्प्रेडशीट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ये एक्सरसाइज यहाँ पे थोड़ी सी सॉल्व की हुई है। इन्हीं दो इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करके हमने वोल्टेज और करंट फाइंड आउट किया। ये टर्मिनल वोल्टेज है जो आउटपुट टर्मिनल पे आ रहा है और ये अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, ठीक है, जो डिलीवर हो रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम डिलीवर तो नहीं है, बेसिकली इसकी शॉर्ट सर्किट करंट या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डिपेंडिंग ऑन द VD वोल्टेज के ऊपर। VD वोल्टेज वेरी करेगा तो हाउ मच करंट एंड हाउ मच वोल्टेज एंड पावर वुड बी अवेलेबल। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स 36 हैं, RP की वैल्यू 6.6 and 0.005 RS, and here we have the current characteristic। तो इस पावर को एनालाइज करें और मुझे बताएं क्या इफेक्ट आ रहा है, बताइए। सर 0.50 पे मैक्सिमम पावर आ रही है। एक मिनट एक सवाल और समझ लो, और इसमें वो मेथड भी मुझे एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से हम मैक्सिमम पावर को ट्रैक कर सकते हैं। जी मुशाहिद बताएंगे, बताइए आप। सर जिस जगह पे हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज और करंट होगा उस जगह पे मैक्सिमम पावर देखेंगे ना, I और V की वैल्यू। जहाँ जैसे VD की वैल्यू 0.5 है
तो यहाँ पे वोल्टेज भी हमारे पास मैक्सिमम है और करंट भी। ऐसे ही है, लेकिन क्या हम करंट को देख के पावर ट्रैक कर सकते हैं? नहीं सर, करंट तो 3.28 मैक्सिमम है, इसके अलावा भी। क्या मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट करेंगे? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का कोई एक मेथड बता दें। बहुत से मेथड होते हैं, कोई एक मेथड बताएं यहाँ से देख के, जो सिंपलेस्ट मेथड है। जी बताएं। कौन बताएगा मुझे? मिस अक्सा बताइए। सर यहाँ पे वीडी इंक्रीज हो रहा है और पावर कम हो रही है। अच्छा, और नहीं मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट यहाँ तो हमने डिटरमाइन किया ना कि हमारे पास मैक्सिमम पावर कहाँ आ रही है। तो बेसिकली अगर आप स्प्रेडशीट इंप्लीमेंट करती हैं, ये एक्सरसाइज अगर अप्लाई करेंगी, तो आपको पता चल जाएगा पावर का बिहेवियर ऐसे ही है जो कर्व यहाँ पे शो हो रहा है, या सॉरी वैल्यूज जो आपको शो हो रही है यहाँ पे। जी सर। इन तमाम वैल्यूज में सबसे ज्यादा पावर आपके पास कहाँ आ रही है? 55.0 अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे इस पावर को ट्रैक करना है, हाउ कैन आई ट्रैक इन माय एल्गोरिथम? अगर मुझे कोई कोड लिखना है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का, तो वो कैसे मैं लिखूंगा? क्या समझ आ रहा है कुछ? इस वैल्यूज को वैल्यूएट करें, बताइए। मिस अक्सा जी। सर ग्राफ के थ्रू करेंगे ना, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो पीक पॉइंट होगा पावर का। चले वो ग्राफ तो आपने बना लिया ना, मैं अभी मैं एल्गोरिथम लिखने की बात कर रहा हूँ, मेथोडोलॉजी पूछना चाह रहा हूँ। अगर आपके जहन में आइडिया क्या आता है, ये चाहे ग्राफ भी आप इसी वैल्यू से बनाएंगी ना। चले आपने ये वैल्यूज ले ली, ठीक है, ये सर वैल्यूज इसमें आपके पास आ रही हैं जी। मैक्सिमम है, जब इन दोनों को कर रहे हैं इस वजह से ना। फिर ये पिछली पिछली से प्रीवियस पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे अगर वो इससे बड़ी है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह का एल्गोरिथम बनाएंगे। यस, हाँ, इसी को थोड़ा एलैबोरेट करो। एग्जैक्टली ये वन ऑफ द मेथड है। होता क्या है इसमें, अगर मैं पीवी कर्व इसका बनाऊंगा, ठीक है, सॉरी वोल्टेज और पावर का समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ आपके पास मैक्सिमम पावर आ रही है, ये आपके पास 55 वॉट है, ठीक है। अमूमन जो करंट का कर्व होता है समथिंग लाइक दिस, वी और आई का। यहाँ पे अगर नोट करें, अगर आप एल्गोरिथम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पैनल है, यहाँ पे आपका डीसी डीसी कन्वर्टर है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, और इसने इसको ट्रैकिंग करनी है मैक्सिमम पावर की। सो द टारगेट इज, यहाँ पे आप वोल्टेज मेजर करते हैं और यहाँ पे आप करंट मेजर करते हैं, ठीक है, दो चीजें मेजरमेंट हो रही है आपकी, और यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई देम, यू गेट द पावर। आपने ये चीज नोट करनी है कि ग्रेजुअली डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज के ऊपर है, आइदर यू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और आइदर यू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो इफ यू reduce sorry if you increase the voltages or whatever the load as well, अगर आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, you keep going up to this point, and then once it decrease, you compare that with the previous value and check whether it's maximum or not. Once it is lower, you change your direction, then backward, and again you go back and compare with the previous value if that value is greater than previous value or not. So ultimately आप इसमें टॉगलिंग करके कह लें, बैक एंड फोर्थ जाके you can track down at particular value what is the maximum power point. तो obviously आपकी जो ये maximum power point है वो सिस्टम में continuously change हो रहा होता है, वो continuously change हो रहा होता है इस सेंस में कि आपकी जो रेडिएशन है वो चेंज हो रही होती है, that is this one, okay. So you will have something many curve like this if you plot at different radiation is की वैल्यू पर अगर आप प्लॉट करेंगे तो समथिंग लाइक दिस. So the target is to track this
कर्व, यानी कि ये जो पॉइंट्स है यू हैव टू ट्रैक दैट आउट। सो यू हैव टू डू दिस प्रोसीजर कंटिन्यूसली। ठीक है, बात समझ आई? बताइए, कोई मसला है तो पूछिए। जी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का मेथड समझ आया आपको? मिस अक्सा? जी सर, आगे। ठीक है, चलिए ये मैं आपको टास्क देता हूँ, आपने नेट पे रिसर्च करनी है और मुझे बताना है इसके अलावा और कौन सा मेथड है मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करने का। ओके ओके सर। वेरी गुड। चले, चले तो ये तो हमारे पास था कि मॉड्यूल अगर सीरीज या पैरेलल में लगे होंगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, या मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग या उसके पावर को डिलीवर कैसे करना है। ये जो पिछली एग्जांपल थी वो सीरीज में थी, इसी तरीके से जो आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उस सूरत में आपके पास जो करंट है वो आपके पास एड अप होगा। ओके, और नॉर्मली जो वोल्टेज का जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा। चलें, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मैं आपको यहाँ समझाता चाहूँ, वो हम नेक्स्ट वीक की जो हम क्लास लेंगे वहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन प्रॉब्लम दूंगा फोटोवोल्टाइक सेल की, तो उस वक्त तक आप अपने लेक्चर्स जो हैं दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे कि किस तरीके से एनालाइज करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। इसमें एक चीज़ होती है फिल फैक्टर, एक तो होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या बताती है कि आपकी जो पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी है सेल की फ्रॉम द रेडिएशन टू द सेल इलेक्ट्रिकल लेवल, या आप कह रहे हैं पावर की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी एफिशिएंसी ओवरऑल बताती है। वो क्वाइट लो होती है, तकरीबन 20%, 30%, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, लेकिन जो फिल फैक्टर है वो बताता है आपके सोलर सेल्स की क्वालिटी को, कि वो कितना क्लोज है अपने आइडियल सोर्स के तहत। क्या मतलब उसका, इस चीज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पीवी मॉड्यूल है, सेल है, व्हाटएवर इट इज, you have its open terminal voltage and you have its capability of short circuit current। तो जो एक आइडियल करंट सोर्स होती है या वोल्टेज सोर्स है जो भी आपके पास है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, अगर वोल्टेज सोर्स ले लें या करंट सोर्स ले लें, ये आपका रेटेड वोल्टेज देता है हमेशा। इसकी कोशिश होती है कि अपने वोल्टेज को मेंटेन करे, रिड्यूस ना करे। ठीक है, और जब इसकी टर्मिनल के पे शॉर्ट सर्किट होता है तो ये अपना शॉर्ट सर्किट करंट को प्रोवाइड करता है एट द रेटेड वोल्टेज लेवल पे उसको अचीव करने की। यानी कि उसकी जो शॉर्ट सर्किट कैपेबिलिटी होती है, या पावर जिसे आप कह लें, जो शॉर्ट सर्किट पावर कैपेबिलिटी होती है वो उसके वोल्टेज, जो रेटेड वोल्टेज और उसके करंट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम इस पैनल की मैक्सिमम पावर, आइडियल पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या निकालेंगे कि ओपन टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, लेकिन पीवी पैनल जो है वो ऐसे बिहेव नहीं करता। पीवी पैनल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज होगा अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज, या जैसे जैसे आप कहते हैं करंट इंक्रीज होगा वोल्टेज और कांस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, तो इसी चीज को चेक करने के लिए कि हमारे जो सेल है या मॉड्यूल है वो कितना क्लोज है आपके आइडियल बिहेवियर के तहत पे, तो हम उसको डिफाइन करते हैं बाय फिल फैक्टर। फिल फैक्टर रेशियो होता है पावर, मैक्सिमम पावर that the cell can provide divided by the ideal power that the cell can provide। ठीक है, so basically it's a ratio of two areas। अगर एरिया, मैं एरिया नंबर 1 कैलकुलेट करूं, this is 1, this is the ideal area of the cell, and maximum power point अगर this point के ऊपर है तो आप इसके this
एरिया की बात करें। एरिया किस सेंस में कि ये प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का, तो लेंथ रेक्टेंगल है तो उसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, विड्थ एंड लेंथ इनटू मल्टीप्लाई करते तो एरिया निकल आता है। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया है बेसिकली। अगर आप इन दो कर्व को देखें तो फिल फैक्टर आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल आइडियल कर्व को कितना वो फिल करता है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज अनफिल्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोलर सेल। ओके, तो नॉर्मली जो इसकी जो वैल्यू होती है अप टू 82%, 85, 84 तक आप उसको रिप्रेजेंट मतलब वैल्यू किसी सेल की आ सकती है। इस फिल फैक्टर को कंफ्यूज मत कीजिएगा एफिशिएंसी से, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी। ठीक है, ये सिर्फ ये बताती है कि हमारे पास जो सेल है उसकी जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी या आइडियल कैपेबिलिटी है उससे वो कितना करीब हो सकता है। बात समझ आ गई है? यस सर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें। चलें, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका जो अगला जो न्यूमेरिकल है वो हमने देखना है उसका टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, एक होता है एम्बिएंट टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके जो सेल टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। तो ये इसकी एक इक्वेशन है जो कैलकुलेट करने के काम आती है सेल के। इसमें आपके पास ये एम्बिएंट टेम्परेचर आ जाएगा प्लस दैट इज कॉल्ड NOCT, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर जिसे कहते हैं। और ये जो बेसिकली जो टेस्ट कंडीशन है जिसके ऊपर ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो वो टेस्ट कंडीशन क्या है, तकरीबन यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस के है और ये आपके पास मेरे ख्याल से इंसुलेशन है, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी है। हाँ जी, ये सोलर रेडिएशन है और एस जो है आपके पास वो सोलर रेडिएशन जो इस वक्त अप्लाई हो रही है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है हमने इसी को सॉल्व करना है डाटा शीट को इस्तेमाल करके। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखना है कि NOCT स्टैंड फॉर नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, और जो नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर है वो कैलकुलेट किया जाता है एट एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, और जो सोलर रेडिएशन है दैट इज अबाउट 0.8 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और उस वक्त आपकी जो विंड की स्पीड है दैट इज अबाउट 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे बताएं STC की क्या कंडीशन थी? कौन बताएगा? नईम, आप बताएं। सर मालूम नहीं सर। यार बताया हुआ थी दफा 1 किलोवाट वो नहीं थी पावर पर मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर सोलर सेल। अच्छा 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 अच्छा। क्या है वो? रूम टेम्परेचर कितना उसमें? सर रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड ही होगा। क्या होगा? 25 डिग्री था उसमें। उसमें जो रेडिएशन थी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर थी और सी लेवल के ऊपर था, ऐसी था। यस सर। और लेकिन NOCT की क्या कंडीशन है? 20 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर है और सोलर रेडिएशन होनी चाहिए 0.8 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर और विंड स्पीड है अबाउट 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलें, इस न्यूमेरिकल में ये चीज है कि आपके पास एस्टिमेट करना है आपने सेल टेम्परेचर को, ओपन सर्किट वोल्टेज को और मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ फॉर द 150 मेगावाट सॉरी 150 वाट सेल है आपके पास। ये मॉड्यूल है जो मैन्युफैक्चर है BP मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसकी जो मॉड्यूल नंबर वो मैन्युफैक्चर का है वो 2150S है। ठीक है, अंडर द कंडीशन ऑफ 1 सन इंसुलेशन विच इज 1 किलोवाट आवर और एम्बिएंट टेम्परेचर आपके पास है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसके ऊपर जो मॉड्यूल का इन्होंने NOCT दिया है वो 47 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेटेड पावर वगैरह गिवन है सेल की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेटेड पावर है दैट इज 150
दैट इज गिवन ऑन स्टैंडर्ड एसटीसी, दिस इज एसटीसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करें। उसके अलावा यहाँ पे ओपन टर्मिनल वोल्टेज गिवन है, शॉर्ट सर्किट करंट गिवन है, दैट इज, एंड देन यू हैव अ रेटेड, यहाँ रेटेड का मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट आप इन दो वोल्टेज के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये इसकी फिजिकल डिमेंशन वगैरह दी हुई है। इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है दैट इज 12%। ऑलराइट, ओके, हाउ डू वी सॉल्व दिस? तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे इंटरनल सेल टेम्परेचर, दैट यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस टेम्परेचर इक्वेशन। आपके पास यहाँ टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री, जो सन इंसुलेशन है दैट इज 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और आपके जो NOCT है दैट इज 47, और आपके पास जो 20 डिग्री जो आपका टेस्ट कंडीशन जो टेम्परेचर वो, और दैट इज 0.8। तो आपके पास जो सेल की जो टेम्परेचर आ जाएगा एट 1 किलोवाट के ऊपर वो आएगा 64 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री हुआ तो, ठीक है। फ्रॉम द टेबल फॉर दिस मॉड्यूल एट द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का हमें ये पता चलता है कि इसका जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज है वो 42.8 है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जो सिलिकॉन है, मोनोक्रिस्टलाइज सिलिकॉन है, उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप रेशियो है जो स्टैंडर्ड के तहत है वो है तकरीबन 0.37% पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओपन टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो ओपन टर्मिनल वोल्टेज जो हमारा है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के ऊपर वो है 42.8, दैट इज मल्टीप्लाई 1 माइनस वो परसेंटेज जिसके तहत पर डिग्री आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ आपने 64 डिग्री टेम्परेचर कैलकुलेट किया सेल का, ठीक है। अगर आपके पास जो एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री है और जो इंसुलेशन है 1 है, माइनस 25 दिस इज स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू STD। तो इस केस में आपके पास जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा वो क्या आएगा, 36.7 वोल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सेल है इसमें हम करंट या पावर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो तकरीबन 0.5% पर डिग्री सेल्सियस जो है वो ड्रॉप होगी। तो टेबल से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जो पैनल की रेटेड पावर कितनी है, दैट इज अबाउट 150 वाट। ऑलराइट, सेम अप्रोच वी अडॉप्टेड। यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 64 माइनस 25, और ये 0.5% पर डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को सॉरी पावर को रिड्यूस करेगा। तो नॉर्मली जो आपकी पावर हो जाएगी वो तकरीबन 121 वाट जो है वो पावर डिलीवर कर सकता है मैक्सिमम एट एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री एंड द इंसुलेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर। तो जो आपकी पावर में कितना ड्रॉप आया वो तकरीबन 19% जो है पावर में ड्रॉप आया, ठीक है। बात समझ आई? जी बताइए। यस सर, आ गए। ओके, यहीं पे मैंने 3-4 बातें लिखी हैं। फॉर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल open terminal voltage drops about 0.37% for each degree Celsius and increase in temperature, and short circuit current increase by approximate 0.05%. All right, चले फिलहाल ये न्यूमेरिकल थे फोटोवोल्टाइक सेल के। इसके कुछ न्यूमेरिकल है, डिज़ाइन प्रॉब्लम है पीवी सेल का या पीवी मॉड्यूल का, वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। आज एक और न्यूमेरिकल देख लें, वो है सोलर थर्मल के, ठीक है। सोलर थर्मल का किसी ने पढ़ा है? वो भी नहीं पढ़ा किसी ने, बताइए।
नो सर, उसका भी नहीं। माशाल्लाह। किसी भी नहीं बच्चे ने नहीं पढ़ा? सब लोगों ने एक एक किया हुआ, नहीं पढ़ना? सर ये अभी सोकर उठे हैं सारे के सारे, हसन भी देखें सोती हुई आवाज में बोल रहा। वो मुझे अंदाजा हो गया काफी अरसे से, लेकिन लेक्चर तो काफी देर के अपलोडेड है। जी कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। मिस आमना, आपने पढ़े लेक्चर? कितने ने पढ़ लिए? नो सर, नहीं पढ़े। जी नताशा, मिस नताशा, आपने कितने लेक्चर पढ़े हैं? नहीं है यहाँ पे कोई। उमर खान, आपने कितने लेक्चर पढ़ लिए? चलें, ठीक हो गया। चलें, कुछ एक्सरसाइज है सोलर थर्मल की, जो थर्मल प्रोसेस, जो सन से आप जो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो अभी पीवी पैनल है, मैंने आपको बताया, वो हीट के ऊपर काम नहीं करता, वो रेडिएशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब यस हम सर। सोलर से भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली जो अभी जो एप्लीकेशन है इसकी जो वर्ल्ड वाइड अप्लाई किया जा रहा है, वो नॉर्मली जो वाटर को गर्म करने के लिए स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, या आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मल हीट को यूज़ करके वाटर को फॉर बाथ पर्पस। पाकिस्तान में तो खैर इतना एप्लीकेबल ये नहीं है, इन सेंस कि हमारे यहाँ ज़्यादातर टेम्परेचर तो गर्म ही रहता है और पानी भी हमारा गर्म ही रहता है। लेकिन यूरोप वगैरह में जो ठंडे इलाके हैं, कनाडा वगैरह या यूरोप कह लें जिसमें, उसमें जो सोलर थर्मल प्रोसेस को यूज़ करके एक तो वो हाउस को अपना गर्म करते हैं, ठीक है, और वाटर के जो उसमें फॉर बाथ पर्पस दे यूटिलाइज दैम। तो उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम लिखी हुई है कि अ फैमिली विद 5 मेंबर प्लान्स टू इंस्टॉल अ सोलर वाटर हीटर व्हिच इज मेनली यूज्ड फॉर बाथ। The hot water temperature required for bath is about 50 degrees Celsius. With the annual average temperature of cold water is 23 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि अगर आपने बाथ के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और आपका एवरेज जो सालाना टेम्परेचर होता है वो पानी का ठंडा, वो तकरीबन 23 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो उस सूरत में आपको कितनी सोलर एनर्जी का हीटर डेवलप करना है। सो अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन नीड 60 लीटर ऑफ हॉट वाटर, या 60 लीटर्स की यूटिलाइजेशन है पर डे। The question is how much heat should be provided by the solar water heater to satisfy the family demand for bath. ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई? यस सर। ठीक हो गया। तो उसकी इक्वेशन लिखी हुई है सिंपल। तो इसमें आपके पास हीट डिमांड कितनी है, रिप्रेजेंटेड बाय Q, एंड हियर M इज द हॉट वाटर क्वांटिटी, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी की। Cp represent the specific heat capacity of water, which is constant, that is about 1 kilocalories per kilogram per degree Celsius. एंड यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वाटर। सिंपल इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है। तो 60 लीटर पर पर्सन पर डे फॉर 5%, you just multiply that with 5, and then obviously then you have specific heat capacity of water, that is 1 kilogram 1 kilocalorie per kilogram and degree Celsius, and then you have a temperature difference over here। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, टेम्परेचर कैसे कैंसिल आउट हुआ है। एट द एंड आपके पास जो हीट की जो अमाउंट आ जाएगी दैट इज 8100 किलो कैलोरी पर डे। ओके, यहाँ जो वाटर स्पेसिफिक हीट है वो गिवन है 1 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम सेंटीग्रेड, और यहाँ पे जो वाटर डेंसिटी है दैट इज अबाउट 1 किलोग्राम पर लीटर है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड शॉर्ट न्यूमेरिकल। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, चले नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है कि आज सोलर वाटर हीटर इज इक्विप्ड विद एन
effective collector area of 1 meter square. उसका जो एरिया दिया है, जो वो इंस्टॉल हुआ हुआ सोलर वाटर हीटर जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है उसका, एंड द डेली accumulative insolation onto the collector is 4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर है। तो वो जो कलेक्टर एरिया है उसके ऊपर वो हीट कितनी ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो 4 किलोवाट आवर है in February. Well, it doesn't matter which month it is. So if the average efficiency of solar water heater is 0.5, the question is how many kilocalories of heat can be collected by this solar water heater during our day. ठीक है? So that is your question. Simple. Heat provided from the collector. उसका क्या question बन सकती है? So daily accumulative insolation जो है वो H है, multiply by area, कितने एरिया पे वो अप्लाई हो रही है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो 4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे है, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर एंड एफिशिएंसी इज 0.5। सो सिंपल आपके पास हीट प्रोवाइडेड बाय द कन्वर्टर, वो कलेक्टर आपके पास आ जाएगी। अब आपने इसको किलो कैलोरीज में करना है, तो यहाँ पे आपकी सिंपल यूनिट कन्वर्जन की गई है, ठीक है। 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.186 जूल्स, ठीक है, ये एनर्जी है, और जूल्स की एनर्जी होती है वाट सेकंड, तो उसकी जो अमाउंट है दैट इज अबाउट 4.186 वाट इनटू सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं। सो सबसे पहले किलो जूल्स पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू 3600s, एक घंटे में आपके पास 3600 सेकंड्स हैं पर डे, एंड देन ऑब्वियसली आप इसको जूल्स को अगर कैलोरीज में करना है कन्वर्ट, तो आपके पास 4.186 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो किलो कैलोरीज पर डे आपको जो हीट की जो डिमांड है दैट इज अबाउट 1720 किलो कैलोरीज पर डे आ जाएगा। जी, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन समझ आ गई? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अनदर एग्जांपल, उसमें क्या करना है आपने, द मिनिमम हीट डिमांड इज 8100 किलो कैलोरीज पर डे एंड देयर इज अ सर्टेन सोलर पैनल व्हिच कैन ऑफर अ हीट सप्लाई ऑफ दिस। यूं समझ ले कि जो पहली एग्जांपल हमने की थी उसमें हमने तकरीबन यही वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमने सोलर पैनल्स को इस्तेमाल किया यहाँ पे एंड कैन ऑफर अ हीट सप्लाई ऑफ 1720 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर इन अ डे। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सिलरी हीटिंग डिवाइस कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंसोलेशन एरिया ऑफ द सोलर इंस्टॉलेशन एरिया ऑफ द सोलर पैनल, कि हमें कितने एरिया के ऊपर हम इस पूरे पैनल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, इस अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस सोलर पैनल इज 0.8 मीटर स्क्वायर पर पीस, तो अगर एक पीस की एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर है तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ पीसेज ऑफ सोलर पैनल्स हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे दिस अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। इसमें क्या करना है आपने, जो हीट डिमांड आपके पास गिवन है दैट इज दिस वन, और हीट प्रोवाइडेड फ्रॉम द कलेक्टर पर मीटर स्क्वायर दैट इज आल्सो गिवन ओवर हियर। तो आपके पास टोटल एरिया, इफेक्टिव एरिया आपके पास सिस्टम में कैलकुलेट हो जाएगा। सो जस्ट सिंपली डिवाइड बोथ ऑफ देम क्वांटिटी, 8100 किलो कैलोरीज पर डे डिवाइडेड बाय और जो सिंगल पैनल्स, या मतलब जो सिंगल पैनल्स नहीं पूरा सिस्टम जो है वो कितना एरिया कवर अप करेगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 1720 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपको जो एरिया चाहिए वो 4.764 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए पूरी इंस्टॉलेशन करने के लिए। अब आपके पास अगर सिंगल मॉड्यूल का एरिया गिवन है दैट इज 0.8 मीटर स्क्वायर, तो तकरीबन आपको 6 पीसेस चाहिए होंगे उस सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है हमने कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डाटा अवेलेबल है जिसमें हमें बताया गया है कि एवरेज डेली अक्यूमुलेटिव इंसोलेशन जो है
किसी भी एरिया के ऊपर वो है 420 लैंगले पर डे। ठीक है, इसमें ये है कि यूनिट है, लैंगले क्या चीज़ है, यूनिट है आपकी सोलर रेडिएशन की कैलकुलेट करने की, एनर्जी हीट की, उससे जो आप रिसीव कर रहे होते हैं। तकरीबन उसकी जो वैल्यू होती है वो कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो आपका जो सोलर कलेक्टर सिस्टम है दैट फेसेस साउथ विद एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर एंड जो उसका जो टिल्ट एंगल है वो दैट इज अबाउट 0 डिग्री। तो आपने यहाँ कैलकुलेट करना है व्हाट इज द डेली एक्यूमुलेटिव इंसुलेशन ऑन टू द कलेक्टर सरफेस इन किलोवाट आवर एंड इन किलो कैलोरीज रिस्पेक्टिवली। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज 420 इन कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। इसको आप उसका पूरा जो इफेक्टिव एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपने सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करनी है जो कि आपको किलो कैलोरीज में डालना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे और जो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है उस एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाए। सो ओवर हियर यू हैव 1000 व्हिच इज डिटेक्टेड 30 फ्रॉम हियर, मीटर्स एंड मीटर कैंसिल आउट। तो आपके पास जो वैल्यू है वो तकरीबन 42,000 पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड अगेन कैलकुलेट करना है किलो कैलोरीज में एंड किलोवाट आवर में। तो यहाँ पे अगेन वही यूनिट कन्वर्जन हमारे पास आ रही है फ्रॉम कैलोरीज टू जूल्स एंड जूल्स टू वाट आवर। ठीक है, तो 1 कैलोरीज जो आपके पास आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, तकरीबन किलो कैलोरीज 4.186 वाट सेकेंड एंड सिंपली आप इसमें 1000 से डिवाइड कर दें, यूनिट कन्वर्जन है यहाँ पे। ओके, जहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आपके पास जो आंसर है एट द एंड दैट इज अबाउट 9.767 किलोवाट आवर पर डे। चलें, तो ये 4 न्यूमेरिकल थे थर्मल से रिलेटेड। ठीक है, उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो सर, इजी है न्यूमेरिकल। इजी है, चलें फिर पेपर में देखेंगे। अच्छा जी, मिक्स अक्सा यहाँ बैठी हुई हैं अभी, हैं कि चली गई? जी सर। जी बताएं आपका क्या क्वेश्चन था ओशन से रिलेटेड? सर वो एप जनरेशन और 2 वे जनरेशन नहीं क्लियर हो रहा। चलें थोड़ा सा रिवाइज करके मुझे बताएं आपको क्या समझ आया। डायग्राम दिखा सर दूं आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। वेट सेकंड, मुझे वहां तक समझ आ गया था कि टाइडल वेव से जो वो होता है। ये चीज़ है ना एब की, ये देख रही थी आप? जी ये नहीं समझ आ रहा था। चलें जो समझ आया थोड़ा सा बताएं ना, आपने कहाँ तक देखा है, चलें जो समझ आया बताएं। पहले का सारा समझ आया था और इसके बाद का ये पता था कि जो जैसे हाइड्रो से डिफरेंट होता है वहाँ पे तो जो जैसे यहाँ पे जो वाटर फ्लो होता है ना वो हो वापस मतलब जाने का भी होता है आने का भी होता है। अच्छा, एब में? हाँ मतलब जो बीच में बैरेजेस वगैरह लगे होते हैं उसके थ्रू, और इसके साइड में स्लूज गेट्स होते हैं और नीचे इसका वो होता है जनरेटर और विंड टरबाइन लगा वो टरबाइन लगा हुआ होता है। लेकिन इसका और फ्लड था ना, उन दोनों का डिफरेंस नहीं पता। फ्लड का और एप का नहीं पता, 2 वे का समझ आ गया? नहीं नहीं आई थी ये 2-3 चीजें समझ से। अच्छा चलें, ये डायग्राम नजर आ रही है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें। फंडामेंटल प्रिंसिपल तो समझ आना चाहिए ना, टाइडल पावर का वो क्या है, सिस्टम समझ आ गया आपको? फिर मैं अभी ये तो आ ये आ इसके गया, चलें यहाँ बताएं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें। सर यहाँ पे जो हाई टाइड लेवल और लो टाइड लेवल की बात हो रही थी कि दो टाइप की टाइड्स होती हैं। यहाँ पे ये था कि ये जो यहाँ पे इसकी एक हेड हाइट होती है जो मतलब
वो हर किसी की सेट होती है। अब यहाँ पे जो होता है एक साइड पे जैसे सी मतलब पानी के बीच में होता है, तो दूसरी टाइप पे उसका जो चीज़ होती है वो बेसिन कहलाती है। और इसके जो जी जी आवाज सर। आ रही है, बताएं। जी सर आप बोलें। जी बताएं, आप बताएं ना, बात कंप्लीट करें। अच्छा, और सर इसका जो हाँ, इसके जो होते हैं दोनों मतलब एक तरफ जो सी लेवल और ये जो दूसरी तरफ होता है, इनका जो डिफरेंस होता है वो हेड हाइट कहलाता है। और फिर पावर की इन्होंने इक्वेशन बता दी थी। और हाँ, और बाकी वही चीज़ें सर कि जो वो ग्रेविटी और ल्यूनर इन दोनों के उसकी वजह से जो टाइड्स में चेंज आता है, हाई टाइड लो टाइड, ये वाली चीज़ें थी। अच्छा ठीक है, चलें सही बताया तकरीबन। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास जो टाइडल पावर है वो किसी खास लोकेशन के ऊपर बिल्ड की जाती है जो सूटेबल हो फॉर बे या एस्ट्री के नाम पे, मतलब जहाँ पे पानी की जो बहाव इंक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग जो भी लूनर प्रिंसिपल जो इसका है। उसमें ये करते हैं कि हमारे पास एक बैराज किस्म का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समंदर है, सी है, एंड दिस इज बिहाइंड द एरिया इज कॉल्ड बेसन सरफेस एरिया। व्हेन देयर इज अ हाई टाइड तो आपके पास स्मॉल पोर्शन होगा, इससे आप वाटर को इनफ्लो करेंगे। ठीक है, एंड यू वेट अंटिल सम टाइम कि वो जो हाई टाइड के लेवल पे आके लिमिट हो जाए। जब यहाँ पे लो टाइड्स होंगी एंड देन वी ओपन द गेट्स एंड देन वी यूज दैट एज अ हाइड्रो पावर, यानी कि जो सिंपल डैम प्रिंसिपल पे बिहेव करेगा, पावर विल देन डिलीवर एंड जनरेट। जो डिफरेंस है हाई टाइड का और लो टाइड का, उसको हम कहते हैं रेंज, रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है, उसकी कुछ इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि किस तरीके से हम पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाटर डेंसिटी है, ये एरिया है। ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया होगा। उसके बाद रेंज, द डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और टी इज अ टाइम पीरियड ऑफ द टाइडल। ठीक है, ये तो थोड़ी सी बेसिक होगी। अब इसमें जो पावर जनरेट करने के डिफरेंट प्रिंसिपल हैं, किस सूरत में हमने उसको पावर जनरेट करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये थोड़ी सी डायग्राम है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, हाई बेसन लेवल, ये थोड़ी सी जो आपको विजुअलाइजेशन के लिए डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें 3 किस्म के ऑपरेशन आप कह लें, एक तो कह लें एब जनरेशन और फ्लड जनरेशन। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन जो है तकरीबन एक जैसे ही हैं। और दूसरा जो ऑपरेशन है या तीसरा कह लें उसे, वो टू वे जनरेशन है। वो मैं इसकी डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। ओके, इसमें क्या होता है एब जनरेशन में, सबसे पहले मैं एब जनरेशन की बात करता हूँ। तो ओवरऑल सबसे पहले हम इसका ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करेंगे, वो तकरीबन आपका 24 आवर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और 24 आवर में नॉर्मली आपकी जो हाई टाइड्स हैं और लो टाइड्स हैं वो 2 टाइम्स जो है पावर को जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, विद द एवरेज टाइम डिफरेंस ऑफ 12 आवर्स, आप इसको एज्यूम कर लें। तो इनिशियली लेट्स से वी हैव अ लो टाइड या एवरेज टाइड की बात करें, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो शुरू का जो फेज है एब जनरेशन में, हमारे पास यहाँ लेवल तक वो फिलिंग होगी। सिर्फ फिलिंग से मुराद यहाँ पे क्या है कि वी विल नॉट जनरेट एनी पावर। ठीक है, ये जो एरिया है नजर आ रहा है बेसिन का जो एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे हम वाटर को सिर्फ कलेक्ट करेंगे एक सर्टेन लेवल तक। ठीक है, क्योंकि पावर उसी वक्त जनरेट हो सकती है जब इसकी जो हाइट है, मतलब जैसा डैम का प्रिंसिपल है कि वाटर लेवल जो अगर हायर लेवल एल्टीट्यूड पे होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, तब उसमें पावर स्टोर हो सकती है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट फेज में हम इसको फिलिंग प्रोसेस करेंगे, जो कि तकरीबन 3 घंटे लेगा फिलिंग के पर्पस में। जब वो उसकी पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाई टाइड पे आ जाएगा, वी क्लोज द गेट्स। यूं कह लें कि हम उस वाटर को होल्ड कर लेंगे बिहाइंड द बेसन विच इज रिप्रेजेंटेड एट स्टैंड बाय। या इन सम केसेस में हमारे पास अगर पंपिंग का ऑपरेशन भी हो सकता है, तो हम उसमें पंपिंग भी ऑपरेशन करेंगे फॉर सर्टेन पीरियड। ओके, टू इंक्रीज दिस लेवल टू अचीव
द हायर पावर आप कह लें, ठीक है, बात समझ आई? जी सर आ रही है। ठीक है, जहां पे ना है मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, ये आपका सी लेवल है, ये हमारा जो डॉटेड लाइंस है ये हमारा बिहाइंड द बेसिन लेवल आप कह लें। वी विल वेट कि हम कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वाटर को होल्ड करेंगे, हम वेट करेंगे आपकी जो टाइड्स हैं वो एक सर्टेन लेवल से नीचे ड्रॉप कर दें एट दिस पॉइंट। अबाउट इट विल टेक आल्सो समथिंग 3 आवर्स। जब एक खास रेंज आपके पास आ जाएगी, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपके वाटर लेवल में और सी लेवल में, देन वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द पावर फॉर बाय टर्बाइनिंग। तो जो लो टाइड पीरियड है उस पीरियड में हम टर्बाइनिंग का प्रोसेस करेंगे। ओके, जब सी लेवल दोबारा राइज करना शुरू करेगा, सो एक सर्टेन लेवल के ऊपर हम टर्बाइनिंग का प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे एंड व्हेन देन वी स्टार्ट डूइंग अगेन द फिलिंग प्रोसेस। तो ये फिलिंग प्रोसेस जो है वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा एंड अगेन व्हेन इट रीच द मैक्सिमम लेवल we leave it at standby or either we do some pumping operation and then we repeat the cycle। तो ये जो चीज कहलाती है ये कहलाएगी एप जनरेशन। जनरेशन का मतलब, एप जनरेशन का मतलब ये है कि जब टाइड्स जो है वो लोअर लेवल पे जा रही हैं तब हम जो है हम पावर टरबाइंस को से जनरेट करेंगे। अच्छा जी, एक होता है फ्लड जनरेशन। फ्लड से मुराद आपको वैसी बात समझ आ जानी चाहिए कि जब पानी फ्लड आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, तो आप जनरेशन करें। फ्लड जनरेशन में क्या होता है कि जब आपका ये फर्स्ट फिलिंग प्रोसेस होता है, तो जब पानी इनवर्ड हो रहा होता है, इस प्रोसेस में आप जो है पावर को जनरेट करते हैं। रादर देन इन दिस पीरियड आप फ्लडिंग के वक्त जब पानी फिलिंग हो रहा होता है उस वक्त जनरेशन करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं ना आप। बात समझ आ गई? उसका साइकिल यही है, लेकिन उसमें इनवर्ड में हम जनरेट करते हैं और एब में हम आउटवर्ड में जनरेट करते हैं। जो फ्लडिंग प्रिंसिपल है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, उसकी कुछ प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, वो मैंने डिस्कस की हैं। तो फ्लडिंग जो टेक्निक्स है वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली अप्लाई नहीं की जाती, लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है मोर और लेस सेम है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अब आप ये देखिए आपके पास कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो रही है। सो आपके पास जो टाइम स्पैम है वो बहुत कम है पावर जनरेट करने का, बिटवीन 9 to 15 और समथिंग 14 आवर्स है। ठीक है, तो अगर हम एप जनरेशन और फ्लड जनरेशन को कंबाइन कर दें प्रोसेस को, तो हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको कहते हैं टू वे जनरेशन। सो दिस इज व्हाट इज टू वे जनरेशन। इस केस में देख लें, एट सर्टेन लेवल, जी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, जब ये फिलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, जब स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है, इनिशियली आप स्टैंड बाय कंडीशन में होते हैं, सी लेवल को आप उसको राइज करने देते हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपका जो लेवल है, इंटरनल लेवल है, वो कम हो, क्योंकि फ्लड जाहिर सी बात है वही वाली प्रिंसिपल जो डैम में है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर फ्लो होगा तो आपका एनर्जी जनरेशन होगी। तो यहाँ आपकी जो फ्लडिंग प्रिंसिपल होता है वह आपकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप पंपिंग के थ्रू वाटर को निकालें बाहर, बिफोर यू गेटिंग द वाटर इनसाइड। यही प्रिंसिपल अगर आप ये टू वे प्रिंसिपल में भी है, अगर आपका फ्लड जनरेशन है खाली, उसमें भी आपने पंपिंग के थ्रू वाटर को निकालना अपने बेसिन से, ताकि जो वाटर लेवल है वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ताकि एनर्जी आप जनरेट कर सके। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक हियर। तो यहाँ पे आप स्टैंड बाय कंडीशन में हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, गेट्स आपकी क्लोज है, ताकि आपका जो वाटर का जो डिफरेंस है ये क्रिएट हो जाए। सो एट दिस लेवल आप टर्बाइनिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे ताकि आपको जो बेसन है वो जो है अच्छा, यहाँ पे जो टर्बाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, और इसी के साथ आपका बेसन जो है वो भी फिल होना शुरू हो जाएगा साथ साथ। एट सर्टेन पॉइंट यू स्टॉप द टर्बाइनिंग प्रोसेस एंड यू जस्ट डू द फिलिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप पंपिंग भी कर सकते हैं, विद और विदाउट पंपिंग थोड़ी सी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है पंपिंग के थ्रू, इतनी ज़्यादा एफिशिएंट मतलब
पंपिंग में जाहिर सी बात है आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करनी है, आप ग्रिड से वो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उस सूरत में, तो कैलकुलेशन होती है कि कितनी आप एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। एंड देन अगेन यू स्टे एट सम लेवल, ठीक है। स्टैंड बाय मोड होगा या पंपिंग मोड होगा, उसमें आपने वेट करना है कि आपकी टाइड्स जो है सी लेवल अगेन ड्रॉप हो, ताकि आपके पास डिफरेंस प्रोड्यूस हो पावर जनरेट करने के लिए। एंड देन यू अगेन रिपीट द टर्बाइनिंग प्रोसेस। यहाँ पे एप ऑपरेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे फ्लड जनरेशन हो रही होगी। सो नाउ यू हैव 2 पॉइंट्स इन अ साइकिल, कि जिसमें आपके पास दो जगह आप जो है पावर को जनरेट कर रही है। नाउ अगेन फॉर द नेक्स्ट टाइम आपके पास जो नेक्स्ट साइकिल आएगी, उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने एवैक्यूएशन करनी है। उसकी वजह यही मैंने आपको बताई, जब तक पानी निकलेगा नहीं बेसिन से तो पावर डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से जनरेशन आप पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो यू हैव टू एवैक्यूएट सम पावर and then again you have to leave it at some standing point, standby points या pumping process करेंगे। and C का लेवल जब एक significant लेवल पे अचीव हो जाएगा यहाँ पे, then you do the flooding process and then filling process and then repeat the cycle। तो ये 3 जो different procedures हैं वो डिस्कस किए हैं टाइडल पावर में। बात समझ आ गई? जी सर आ गई। चले, कोई और क्वेश्चन है तो पूछे। नहीं सर, बस थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई और स्टूडेंट? सर टाइटल का भी आज टॉपिक स्टार्ट करवा दिया। टाइडल भी मैंने कब का अपलोड किया हुआ यार, आपको 2 हफ्ते हो गए टाइडल को अपलोड किए हुए। आप लोग बहुत पीछे हैं, आप वीडियोस नहीं देख रहे। मैं सख्ती नहीं कर रहा, इसकी वजह ये थोड़ी है कि आप लोग वीडियो ना देखें, लेक्चर ना नोट करें। आप इसको कंप्लीट करें अगले हफ्ते तक, ठीक है। तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। फोटोवोल्टाइक सेल्स की जो डिजाइन प्रॉब्लम है उसको हम 2 न्यूमेरिकल है, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है वो इतने, लेकिन इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। ये आप लेक्चर जो है अपने कंप्लीट देखें इसको। सीईटी कितना कंप्लीट हो गया, उसकी लास्ट डेट का क्या रखी है? नईम है कि चला गया? सर 4 जनवरी है। क्या प्रोग्रेस है सर उसके 4 ऊपर? जनवरी। प्रोग्रेस क्या है उसकी? सर 4 जनवरी है सर। ठीक हो गया, 4 जनवरी है, लेकिन प्रोग्रेस तो बताओ, देखे हैं किसी सर ने खोल प्रोग्रेस के? सर लगे हुए हैं सर, कर रहे हैं असल में। लैब के वाइवा वगैरह भी चल रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी चल रही है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, बहुत सारा काम है। सीएसपी भी सर पे, इंटर्नशिप भी सब है सर, सब है यार। ठीक हो गया, ठीक है। क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जाके लेक्चर नोट करें। ये बच्चे अब 2 घंटे बाद आ रहे हैं, क्या चक्कर है इन लोगों का यार? क्लास खत्म होगी तब आ रहे हैं। सर यार क्लास में इस सर। तरह ये रोमैद है सर। एब्सेंट लगेगी। अब मैं एब्सेंट लगाना शुरू कर रहा हूँ। मैं शुरू में आप लोगों को वो लीनियंसी दिखाई है, अब ये एब्सेंट लगेगी सबकी। चले, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर।